नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्र में आप सबका स्वागत है। तो 23 दिसंबर का आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो चुका है और अभी हम लोग साइंस के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि घनत्व यानी कि डेंसिटी का एसआई मात्रक पूछा है और एसआई मात्रक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एसआई मात्रक पूछा गया था किसका? घनत्व का। और हम लोग को पता है घनत्व बराबर क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना उसका द्रव्यमान है, इसी को घनत्व बोला जाता है। ठीक है, तो यानी कि द्रव्यमान डिवाइडेड बाई, यानी कि द्रव्यमान को हम किसे लिखते हैं? केजी से डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। केजी कितना द्रव्यमान है एक पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि मीटर क्यूब में। तो यही इसका हो जाएगा क्या? एसआई मात्रक। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आप लोग एक बार देख लेना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए लाइसोसोम क्या करता है, जो भी अवशिष्ट पदार्थ होता है सेल में, जो भी फॉरेन कोई पार्टिकल आ जाता है या फिर अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको पचाने का काम करता है ये, यानी कि साफ सफाई करने का काम करता है कौन? लाइसोसोम। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रेस बायोपिया से क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रेस बायोपिया में क्या होता है। तो देखिए इसमें पूछा गया था कि क्या होता है, उसकी रीजन पूछा गया था कि प्रेस बायोपिया होने के पीछे कारण क्या है। तो देखिए जो लेंस होता है ना, उसमें जो मसल्स जो इसको पकड़ा हुआ होता है, ये मसल्स जो है ना कमजोर हो जाता है और इसके कारण ये जो है ना ठीक से निकट वाला जो वस्तु होता है, जो सामने की वस्तु, उसको देख नहीं पाता है। तो इसी को बोला जाता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, और इसमें पूछा गया, देखिए इसमें दोनों ही दे रखा है, अस्पष्ट निकट दृष्टि दोष और आँख के मांसपेशियों के लचीलापन में कमी, ये दोनों ही दे रखा है। ये होने के बाद इसका जो रोग जो होता है वो होता है कौन सा? अस्पष्ट निकट दृष्टि दोष। लेकिन यहाँ पे रोग के बारे में नहीं पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया किस कारण से होता है, जिसका कारण है कि मांसपेशियां जो होती है आंख का, वो कमजोर हो जाना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? आंख के मांसपेशियों का लचीलापन में कमी आ जाना, ये इसका सही जवाब होता है। और अगर पूछा जाता कि प्रेस मायोपिया के कारण कौन सी बीमारी होता है, कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, तब आ जाता है अस्पष्ट निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अभी के लिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाहन का ओडोमीटर यात्रा से पहले, जब यात्रा शुरू करने से पहले 3000 किलोमीटर दिखा रहा था और यात्रा के बाद 3200 किलोमीटर दिखाने लगा, यानी कि इसके जो बीच का जो कितना ट्रेवल किया, तो 200 किलोमीटर का ये ट्रेवल कर दिया है, दिखाया जा रहा है। तो 4 घंटे में औसत चाल क्या होगा? हम लोग को पता है औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल बराबर कुल दूरी डिवाइडेड बाई कुल समय। तो कुल समय को यहाँ से डिवाइड कर दो, यहाँ घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, इसलिए घंटा में ही इसको रहने दो। ठीक है, अब इसको काट दो, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा कितना? 50। इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरका यानी कि विनेगर जो होता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन को पूछने का लैंग्वेज किस तरह सा, सिरका कोमा दे रखा है, यानी कि सिरका अलग हो गया। सिरका पानी में किसका 5 से 8% मिश्रण होता है? सिरका जो होता है, सिरका जो हम लोग बनाते हैं, उसमें पानी में किसका 5 से 8% मिश्रण मिश्रित कर देंगे तो हम लोग को सिरका प्राप्त हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो किसका हम लोग करते हैं? तो एसिटिक अम्ल का हम लोग CH3COOH का हम लोग मिलाते हैं 5 से 8%, तो जाकर के हम लोग को क्या बनता है? विनेगर बनता है, यानी कि सिरका बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, त्वरण किसके बराबर होता है? देखिए यहाँ पे जो ना क्वेश्चन दे रखा था, हम लोग पता है एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है। देखिए इसको पहले त्वरण को आप लोग समझिए। बहुत कोई है ना जो त्वरण को नहीं समझ पाता है, वेलोसिटी और त्वरण में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। ठीक है, हम जानते हैं, इसलिए हम आपको इसको क्लियर कर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चे को त्वरण नहीं पता होता है। त्वरण क्या होता है? मान लीजिए आप कोई बाइक से जा रहे हैं। ठीक है, कोई बाइक से जा रहे हैं, आपका स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप चल रहे हैं, एकदम एक समान गति से, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा है, 60 किलोमीटर से चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ से जा रहे हैं, आपको एक स्कूटी वाली आपको क्रॉस कर दी, 70-80 किलोमीटर की स्पीड से वो क्रॉस कर दी। अब आपका क्या हो गया? अब आपका दिल दिमाग में आग लग गया, बोला हमको क्रॉस कर दी। अब आपने क्या किया? एक्सेलरेट कर दिया, आपने अपना जो है एक्सेलरेटर को घुमा दिया। अब ये क्या हुआ कि आप 60 किलोमीटर से आप कर दिए 80 किलोमीटर अपना, और इसको क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब ये जो आपने 60 से 80 किलोमीटर बढ़ाया स्पीड जो एक्सेलरेटर दे के, तो ये जो हो गया, यहाँ से आप एक्सेलरेट कर दिए, कितना किलोमीटर का कर दिए? तो 20 किलोमीटर का। ठीक है, एक्सेलरेट हो गया आपका कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में आप एक्सेलरेट कर दिए। तो जो आप बढ़ाते हैं स्पीड को, जिस कारण से, ठीक है, वेलोसिटी को जो बढ़ा देते हैं, उसी को एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन उसी को कहते हैं। ठीक है, इसी के अगेंस्ट में अब जैसे कि आप देख लिए कि नहीं ये बहुत पीछे छूट गई, आप आगे बहुत बढ़ गए। ठीक है, तो आप फिर से क्या किए? आप 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे थे। ठीक है, अब अपने स्पीड को क्या किए? आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से जो स्पीड में जो आपने डी एक्सेलरेट किए हैं, इसी को बोलते हैं रिटार्डेशन, मंदन। ठीक है, ये पूछेगा आप क्वेश्चन आप लोगों से। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन से बहुत बार पूछेगा। अब ये जो स्पीड में आप लोग कमी किए, क्योंकि एक्सेलरेटर को आपको छोड़ दिए, तो अभी जो कमी आया, इसको बोला जाता है रिटार्डेशन, मंदन बोला जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हुआ था, जो मेरा क्या था, फाइनल वेलोसिटी, इसको निकालने, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? कैसे बढ़ा? इतना जो स्पीड तो बढ़ा दिए हम लोग, कैसे बढ़ा? इतना जो डिस्टेंस कवर कर गए, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और कितना समय पे किया, कितना समय अंतराल पे किए? तो टी समय अंतराल पे किया। अब यही वाला हो जाता है आपका एक्सेलरेशन। तो फाइनल वेलोसिटी जो 80 किलोमीटर बढ़ा दिए, माइनस जो पहले था
60 किलोमीटर और डिवाइडेड बाई टी, ये होता है हो जाता है एक्सेलरेशन का। ठीक है, आई होप कि इस एग्जाम्पल से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पैरेन्काइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है। देखिए पैरेन्काइमा जो होता है ये क्या करता है, मेनली जो फूड को स्टोर करके रखने का काम करता है, भोजन का भंडारण का इसका मेन काम होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो है ना स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें भोजन आराम से इसमें रह सकता है। ठीक है, देखिए अब इसको तीनों को हम देखिए एक बारी बारी से। पैरेन्काइमा क्या करता है, भोजन भंडारण, गैस विनिमय और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, कोलेनकाइमा क्या करता है, युवा पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। ठीक है, और यांत्रिक सहारा भी देता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, पौधों को कठोर बनाता है, इसको बाहरी कोई भी चीज़ से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और पौधों को मजबूती देता है। तो ये तीनों का जो फंक्शन है, मेन वर्क क्या है वो हमने लिख दिया है, आपको इसको एक बार देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण दे रखा है, उत्तल दर्पण के सामने स्थित है तो वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होगा। देखिए उत्तल दर्पण के सामने, हम लोग उत्तल दर्पण बना देते हैं, ये रहा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने रखा हुआ है, यहाँ पे कोई वस्तु रखा हुआ है, तो बोला कि चिन्ह क्या। देखिए दर्पण के जब भी कोई सामने वस्तु रहता है तो उसका चिन्ह हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मधुमक्खी पालन के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए मधुमक्खी पालन के लिए परागण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना, नहीं ये तो अपने आप बढ़ा लेता है, ये नहीं होगा। साल भर फूलों की संख्या को बढ़ाने रखना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कीटनाशकों का अधिक प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग बंद करना, देखिए ये भी हो सकता है लेकिन ये सुटेबल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, साल भर फूलों की संख्या को बढ़ाए रखना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मधुमक्खी को आप एक ही जगह रखना चाहते हैं। अगर आप एक ही जगह रखना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, फूलों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप एक जगह नहीं रखेंगे तो मधुमक्खी कहीं दूर चला जाएगा उड़ के, और फिर कोई भी जो है जीव है काम करने के लिए वो नियर बाई एरिया खोजता है। ठीक है, अगर देखेगा कि यहाँ पे फूलों की संख्या ज़्यादा हो तो यहीं पे अपना मधुमक्खी का छत्ता बना लेगा, ना कि यहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं वहाँ बनेगा। ठीक है, इसीलिए उसी के नियर बाय सालों भर फूलों की संख्या आपको बना के रखना पड़ेगा। इसका आंसर यही वाला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गहरी धूल माफ करना, गहरी धूल यानी कि डीप डस्ट की सफाई के लिए साबुन का प्रयोग क्यों किया जाता है। क्योंकि मिसल बना था। ठीक है, साबुन मिसल बनाकर चिकनाई को और गंदगी को, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और हम बता चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो गंदगी को इसमें हटा देता है, मिसल बनाता है। क्या करता है ना, जो भी दाग धब्बा रहता है, थोड़ा सा और भी दे देते हैं, जो भी दाग धब्बा तेल का दाग रहता है उसके चारों ओर एक मिसल बना देता है और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, जिस कारण से ये मैल को आराम से धो पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर को चुनें। अब जो सही उत्तर चुनना आपको बोला गया है कि अम्ल और क्षार को मिलने पर वे रासायनिक रूप से उदासीन हो जाते हैं। बिल्कुल, अम्ल और क्षार जब मिलता है तो वो रासायनिक रूप से उदासीन होता है, लेकिन यहाँ पे इसको क्लियर करना चाहिए, एक हाईली एसिड और हाईली बेसिक। ठीक है, जब मिलता है तब ये होता है कंडीशन। ठीक है, क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, ये सही है। इस प्रक्रिया उदासीनीकरण में नमक और पानी शामिल नहीं होता, नहीं नमक और पानी तो बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा 1 नंबर का, एक कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अयस्क यानी कि ओर से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए इसको प्राप्त करने के लिए ना हम लोग मेटलर्जी विधि का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेटलर्जी नहीं दे रखा था, तो मेटलर्जी के ही अंदर में एक आता है इलेक्ट्रोलाइसिस, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस आपको टिक करना था। ठीक है, मेटलर्जी का कई सारे भाग होता है। ठीक है, उसी में इसका कई सारे टाइप होता है, उसमें एक आता है कौन सा, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे हम पूरा इसको डिटेल में लिखे हैं, एक बार हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। अयस्क जो होता है शुद्ध धातु प्राप्त करने की एक प्रक्रिया होता है, जिसके धातुक्रम के माध्यम से हमको प्राप्त करते हैं। ठीक है, अयस्क का सांद्रण, या तो इसको हम लोग किस विधि से करते हैं, सबसे पहले हम लोग अयस्क को सांद्रण करते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए धातु को अयस्क से निकालने की जो प्रक्रिया होता है वो धातुक्रम के द्वारा करते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया में कई सारे स्टेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अयस्क का सांद्रण करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखना। उसके बाद जो है ना अयस्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद अयस्क को रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, तब जा करके एक शुद्ध हम लोग धातु प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, और इस प्रक्रिया में जो होता है वो या तो स्मेल्टिंग के कारण करते हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइसिस के कारण हम लोग करते हैं, या तो फिर रोस्टिंग के कारण करते हैं, या फिर कैल्सिनेशन के कारण करते हैं, या फिर लंचिंग के कारण करते हैं। ठीक है, लीचिंग के कारण करते हैं। तो ये सब हम लिख दिए, तीनों किस किस प्रोसेस से होता है, किस किस विधि से होता है, ये तीनों को सबको हम बता दिए, आप लोग एक बार देख लेना। देखिए चलिए सोडियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो हर बार आणविक द्रव्यमान से भी अब क्वेश्चन पूछने लगा है। तो सोडियम क्लोराइड के यहाँ पे पूछा गया है, तो सोडियम का कितना होता है 23 होता है, आप लोग को पता होगा, और क्लोरीन का कितना होता है, लगभग होता है कितना 35 मान के चलिए, 35.5 लिखा तो 35.5 आप लोग ले लीजिए। ठीक है, और अगर 35 से आप लोग को अगर ऑप्शन में दिया होगा, अगर ये जिस तरह से पॉइंट में दिया, पॉइंट में नहीं दे रखा होगा, पूरा राउंड फिगर में दिया होगा, तो आप लोग 35 मान के चल सकते हैं। तो दोनों को जोड़ दीजिए 58.5। ठीक है, यूनिट आ जाएगा इसका, यूनिट मास आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि 15 ग्राम और 10 ग्राम के दो पदार्थ आपस में पूरी तरह से अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे जो है ना एक कंडीशन आता है, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास हो गया एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनर्जी ना तो कभी खत्म होता है और ना ही उसको बनाया जा सकता, जो एनर्जी रहता है वही एनर्जी यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। इसी तरह मास में भी होता है, ठीक है, जितना मास यहाँ पे है प्रक्रिया के बाद भी उतना ही मास रहेगा, ठीक है, इसका सिर्फ रूप चेंज हो सकता है, ठीक है, मास का किसी और स्ट्रक्चर में ढाल सकते हैं लेकिन उसका मास वही रहेगा, ठीक है, मास उतना ही रहता है। इसको बोला जाता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोला जाता है। तो 10 और 5 15 kg अगर 15 ग्राम अगर यहाँ पे है तो 15 ग्राम यहाँ पे भी हो जाएगा। ओ माफ कीजिएगा, 15 नहीं, 15 और 10 25 का है ना, 25 ग्राम जो अगर यहाँ पे होगा तो 25 ग्राम आपका यहाँ पे भी होगा, और यही इसका सही जवाब हो जाएगा 25 ग्राम ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन था इस तरह से, C612 यानी कि ये वाला जो होता है ये होता है एटॉमिक मास और नीचे वाला क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे C12 और यहाँ पे 6 दे रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं किसका, एटॉमिक नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। यहाँ पे प्रोटोनों की संख्या पूछा गया है, ठीक है, तो आप लोग को पता है प्रोटोनों की संख्या के बराबर ही होता है एटॉमिक मास, ठीक है। और यहाँ पे एटॉमिक मास कौन सा है, यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, यानी कि दोनों में 6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों में 6 हो जाएगा। प्रोटोनों की संख्या पूछा गया, तो प्रोटोनों की संख्या बराबर एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का संख्या, ठीक है, तो 6 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के नियम से नहीं समझाया जा सकता है। ज्वार भाटा गुरुत्वाकर्षण, जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जब दूरी कम हो जाता है तो ज्वार भाटा होता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना, ये भी ग्रेविटेशनल का कारण। बारिश के बूंदों के जमीन पर गिरना ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। दो आवेशित कणों के बीच के विद्युतीय आकर्षण बल, ये इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है, ना कि ग्रेविटेशनल के कारण होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर का। चलिए अगला क्वेश्चन है, HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड क्या होता है। देखिए जब किसी व्यक्ति को एक संक्रमण व्यक्ति के साथ सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है, अब इसको पता चलता है कि नहीं इसको है HIV है, अब इसको भी तो HIV हो जाना चाहिए। अभी जाके टेस्ट करवाया लेकिन उसको पता नहीं चला, उसको नेगेटिव आया, जबकि इसमें है HIV, इसमें भी आ चुका है। HIV के वायरस को पनपने कैसे पनपता है HIV का वायरस, तो HIV का वायरस जो होता है ना वो सबसे पहले जाके WBC को मारता है, और हमारे शरीर में 10,000 से भी ज़्यादा WBC होता है, ठीक है, सेल तो अब इतने सारे सेल को उसको ख़त्म करने में समय लगता है, ठीक है। इस पीरियड को, जिस पीरियड में या तो ये 2 महीना हो सकता है, 3 महीना हो सकता है, ठीक है, जितना भी होगा, जिस पीरियड पे जब तक इसका HIV पॉजिटिव नहीं आ जाए वो पीरियड जब तक कि नेगेटिव बताएगा उसी को बोला जाता है विंडो पीरियड, ठीक है। संक्रमण के बाद वह समय जब HIV की जांच नेगेटिव आता है, ठीक है, इसी को बोला जाता है विंडो पीरियड, ठीक है। जबकि इस व्यक्ति को है लेकिन उसको समय लगता है पनपने में उसको वायरस को, तब तक के लिए इस पीरियड को विंडो पीरियड बोला जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार आप लोग अच्छा से पढ़ लेना। चलिए 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 12 मीटर ऊंचाई तक ले जाया जाता है, ठीक है, और जी का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर यानी कि स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है। m का मान हमको दे रखा है 3 kg, g का वैल्यू हमको दे रखा है 10 और h का मान दे रखा है क्या 12 मीटर। तो आप लोग देख लीजिए, अब यहाँ से नहीं निकल जाएगा, तो यहाँ जगह 30 अब 36 360 हो जाए, 360 जूल इसका सही जवाब हो जाएगा। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, एक अवतल लेंस दे रखा है का जो फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि एक वस्तु को लेंस के 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ये पूछ दिया है, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल बनाना ही नहीं था, इसको सिर्फ प्रकृति पूछा गया था क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी अवतल लेंस के सामने जब कोई वस्तु को रखा जाता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब आभासी बनता है, आपको पता है, और सीधा बनता है और बहुत ही ज़्यादा छोटा बनता है, ठीक है। और वस्तु तो आपको यही सब तीनों में से कोई एक दे दिया होगा या फिर तीनों का तीनों ही दिया होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका न्यूमेरिकल, जो भी दिया था आप लोग अपन ऑप्शन हमको मिला नहीं तो ऑप्शन के अनुसार आपको करना था। अब देखिए इसका जो न्यूमेरिकल क्या है, तो हम लोग को पता है कि अवतल लेंस के जब हम लोग फोकस दूरी जो होता है, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है कहाँ पे होता है, हमेशा नेगेटिव में हम लोग लेते हैं। क्यों, क्योंकि लेंस जो होता है ना इसका फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक लिया जाता है, किसका, अवतल लेंस का, ठीक है। वस्तु जो होता है ना हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है, जिस कारण से इसको हम लोग 10 सेंटीमीटर नेगेटिव लेंगे, दोनों को नेगेटिव ले देंगे, ठीक है। अब हम लोग लेंस फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसको पुट करो, क्या आ जाएगा, 1/v बराबर यानी कि v का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। माइनस क्यों बता रहा है, क्योंकि ये दर्पण के सामने बनेगा, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक धातु है। अब यहाँ से धातु चुनना था आपको, जल नहीं होगा, हवा नहीं होगा, लवण भी नहीं होगा, आपका हो जाएगा आंसर कौन सा, तांबा। ये तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ज है और ध्वनि की चाल 440 मीटर पर सेकंड है तो तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे डेटा हो सकता है चेंज, ठीक है, क्योंकि डेटा जो है ना ये 2-3 तरह के डेटा मिला है, ठीक है, तो हम एक डेटा से कोई आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 220 हर्ज दे रखा था इसका आवृत्ति और 40 का दे रखा है 440। बाकी जो क्वेश्चन है पूरा यही था, आप लोग डेटा कोई भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या है आप लोग को बनाने का किसी भी तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि तरंगदैर्घ्य लैम्बडा बराबर क्या होता है, v बटे एफ होता है, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं, इससे पहले भी न्यूमेरिकल इससे पूछ चुका है, ठीक है, हम बता चुके हैं। तो लैम्बडा बराबर क्या होता है, v बटे, यानी कि तरंगदैर्घ्य जो होता है वो ध्वनि की चाल और डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर होता है, ठीक है, ये होता है। तो अब इसी को लेकर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर अब कितना हो जाएगा, हम लोग को कितना दे रखा है, ध्वनि की चाल 440 मीटर पर सेकंड दे रखा था और इसका जो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी दे रखा था कितना, 220 हर्ज दे रखा था। अब इसको काटा पीटी कर दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इसका 2 मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पौधों में पैरेनकाइमा जो होता है, पौधों में जो पैरेनकाइमा उत्तक का मुख्य कार्य क्या होता है, अभी बताएं। देखिए रिपीट कर दिया है, एक शिफ्ट में पूछा था पैरेनकाइमा के, इसी सेम था, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज था बट सेम था, वही कार्य पूछा गया था कि क्या कार्य है। तो इसमें भोजन का भंडारण करना, प्रकाश संश्लेषण और उत्तकों का को सहारा देना इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट देखिए, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले जो उत्तक होता है उसको क्या बोला जाता है। हम ऑलरेडी कितने बार हम इसका ट्रिक बता चुके हैं कि आप लोग एक चीज़ याद रखना, टेंडन, यहाँ पे पूछा गया है टेंडन, यानी कि रवीना टेंडन से नाम रख लो टेंडन। रवीना टेंडन हाड़ और मांस की बनी होती है, हड्डी और मांस को जो जोड़ता है उसको बोलते हैं टेंडन, ठीक है। अब टेंडन अगर हम लोग को याद हो गया तो एक होता है लिगामेंट, एक होता है टेंडन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग याद कर देंगे। तो टेंडन का क्या होता है, हड्डी और मांस से जो जोड़ता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में संतान का लिंग मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पिता का जो क्रोमोसोम होता है XY, इसके द्वारा हम लोग निर्धारित करते हैं, यानी कि पिता के द्वारा। अगर पिता दिया होगा तो पिता का क्रोमोसोम XY दे रखा हो तो इसको आपको टिक करना था, ठीक है, जो भी दिया होगा आप लोग उसके हिसाब से टिक कर देते, ठीक है। इसके पिता के क्रोमोसोम से इसको निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान M1 और M2 को दोगुना कर दिया जाए और सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G को पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जी जो होता है ना, सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, इसका जो वैल्यू होता है ना, चाहे ब्रह्मांड के किसी भी कोने पे चल जाओ, 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रख लेना। ग्रेविटेशनल नियतांक जो होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, नियतांक जो होता है वो क्या होता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ये कभी भी नहीं चेंज होता। और यहाँ पे बोला कि कितना चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ही नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार बल की गणना का सही सूत्र क्या है। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम बोलता है कि बल यानी कि फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे खोजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टी कर दिया, नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ए जो होता है, एक्सेलरेशन को हम लोग तोड़ सकते हैं किसमें, तो F = मास तो रहने दो, एक्सेलरेशन को हम लोग अभी बताए v - u डिवाइडेड बाय टी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यही वाला देखिए तो कहीं पे दिया हुआ है, तो देखिए सी नंबर में आपको दिया है F बराबर m v - u डिवाइडेड बाय टी, और यही इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 प्रतिरोध दे रखा था, ठीक है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, ठीक है। ये ओम चेंज भी हो सकता है, ठीक है, या फिर नहीं भी हो सकता है। यही होगा, अगर चेंज हुआ होगा डेटा तो अपने हिसाब से पुट कर लेना। 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम और इसको जोड़ा गया किसमें, सीरीज में। जब भी सीरीज में जोड़ा जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। जितना भी प्रतिरोध है जब भी हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं सीरीज में, इस तरह से सीरीज में जब भी जोड़ा हुआ रहता है, एक है 2 ओम का, एक है 4 ओम का, एक है 6 ओम का, एक है 8 ओम का, एक होगा 10 ओम का, तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ दो, तो 10, यहाँ तो 10 हो गया, 8 और 10 20, 20 और 10 30, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी का चिन्ह अभी बताएं कि ऋणात्मक होता है अवतल दर्पण का, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, थोड़ा सा आप लोग समझिए, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण है, ये रहा दर्पण, ओह उत्तल दर्पण बना रहे, ये रहा अवतल दर्पण, ठीक है। अब अगर दर्पण के इस ओर
ठीक है, जिधर से आप लोग ये सर्कल जो खोखला गोला बनाएंगे, खोखला गोला जिधर बन जाएगा उसके इस ओर देखिए, यहाँ पे दर्पण का फेस भी इधर ही है और खोखला गोला भी इधर ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है फोकस, और इसको हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इधर जिस तरह जिधर है फोकस हो गया, जो दर्पण के सामने अगर फोकस है तो नेगेटिव लेंगे, दर्पण के सामने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो भी हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। दर्पण के अगर सामने वस्तु भी रखा है तो भी हम लोग नेगेटिव लेंगे। लेकिन दर्पण के इस तरफ जो भी चीज़ वस्तु रखा है, यहाँ तो सिर्फ वस्तु ही होगा, दर्पण के इस तरफ अगर वस्तु रखा है जिसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, अब आप लोग दर्पण को आप लोग मालूम है, अगर दर्पण आप लोग को मालूम है, आप लोग बनाइएगा दर्पण को, या फिर लेंस पता है, लेंस को बनाइए और देखिए आप लोग का पूरा आंसर आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ दर्पण को देखना फेस किधर है उस हिसाब से बना देना। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1 पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनेगा। देखिए बोला क्या है, यदि किसी वस्तु के उत्तल लेंस के मुख्य फोकस F1, यदि किसी वस्तु को मुख्य फोकस F1 पर रखा जाता है, किसके, उत्तल लेंस के, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। देखिए जब भी फोकस पे रखा जाएगा, चाहे ये उत्तल लेंस हो चाहे ये अवतल दर्पण हो, ये दोनों में एक ही जैसा बनता है, याद रखना। चाहे ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल दर्पण हो, ये दोनों का एक ही कंडीशन में होता है। ठीक है, अगर हमको बोल दे रहे कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस पे बनता है, ठीक है, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाए, वस्तु को रखा जाता है मुख्य फोकस पे, अगर यहाँ पे हम वस्तु को मुख्य फोकस पे रख रहा है तो ये कहाँ पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनता है। आप लोग पता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण में हम लोग क्या पढ़ते थे कि अगर F पे रखा है वस्तु, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, काल्पनिक उल्टा बनेगा, ठीक है, और रियल बनेगा, और ये बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। सेम चीज़ इसमें भी होगा। ठीक है, अनंत पे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, वास्तविक और अत्यंत आवर्धित बनेगा, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग को दर्पण अगर लेंस अगर याद भी नहीं है तो सिर्फ आप दर्पण से आप लोग कर सकते हैं। क्या हम क्या फिर बोल रहे हैं, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण ये दोनों का सेम चीज़ होता है। ठीक है, इसका यही हो जाएगा आंसर। एक चलती हुई गाड़ी जब अचानक ब्रेक लगाता है या रुक जाता है तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। यह न्यूटन के कौन से गति नियम के अनुसार होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये जड़त्व के नियम या फिर गति का पहला नियम के अनुसार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम सल्फेट Na2SO4 को बेरियम क्लोराइड BaCl2 के साथ विलयन की अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, तो बनने वाला सफ़ेद अवक्षेप जो होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो बनता है, वह कौन सा होता है, ये आपको बताना था। तो इसका रिएक्शन देख लीजिए। जब हम लोग सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं, सोडियम सल्फेट को, इसको थोड़ा उठाते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ जब करते हैं तो बेरियम सल्फाइड जो होता है ये बनता है, यही होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाता है। क्या होता है, तो यही आपके आंसर में देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है, BaSO4, और ये सॉलिड के रूप में बन जाता है। ठीक है, चलिए यांत्रिक ऊर्जा किसके किसके योग होता है, तो आप लोग को पता है जो मैकेनिकल एनर्जी जो होता है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर में होता है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा मैकेनिकल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो कॉपर टी का प्रयोग किससे बचने के लिए किया जाता है, तो गर्भधारण से बचने के लिए किया जाता है। तो गर्भधारण से बचने के लिए किया जाता है कॉपर टी का प्रयोग। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भौतिक में कार्य यानी कि वर्क को बल के रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है। देखिए कार्य को बल के रूप में कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम लोग को पता है, तो वर्क डन यानी जो कार्य होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हम बार बार गलत लिख दिए, फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखिए आप लोग। ठीक है, सारा जितना भी स्टैंडर्ड बुक दिया है सब में एस से ही इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखिए आप लोग, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका सही जवाब हो जाएगा। तो वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये आपका आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त में उपस्थित प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लाज्मा क्या करता है, ये पोषक तत्वों को, हार्मोन को, अवशिष्ट पदार्थों को परिवहन करता है रक्त में। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच होने वाली द्विविस्थापन अभिक्रिया को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना था। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच में जो द्विविस्थापन जो प्रक्रिया होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोला जाता है, और इसको बोला जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये कहाँ अवक्षेपण अभिक्रिया, यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, धातुओं की प्रकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा गया। धातुएं भंगुर होते हैं, बिल्कुल नहीं। धातुएं तान्य होते, हाँ धातुएं तान्य होते, धातुएं आधात वर्धन्य होते। ठीक है, ये भी होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी और सी, इसका दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यूक्लियस केंद्रक की खोज 1831 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था केंद्रक की खोज। ठीक है,
न्यूक्लियस का बोला गया ना, और सेल का खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया न्यूक्लियस का, तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग मुख्य रूप से किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वह होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा होता है। हम यहाँ पे लग रहा है हम थोड़ा सा आप लोग को गलत बताए, रॉबर्ट, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। न्यूक्लियस का जो खोज किया था रॉबर्ट किया था शायद सेल का, न्यूक्लियस का खोज किया था शायद रॉबर्ट ब्राउन। एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, रॉबर्ट हुक या रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक किया था शायद सेल का और रॉबर्ट ब्राउन ने किया था शायद न्यूक्लियस का, केंद्रक का। हाँ, एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक एक बार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा सा नहीं यहाँ पे इस पर सेट हो रहा है, एक बार इसको देख लीजिएगा। आकाश का नीला रंग ये बता दिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट में होता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस नस्ल की गाय में रोग प्रतिरोधी प्रकृति की होती है? मैंने इसमें जो रोग से जो लड़ने का पावर होता है इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, तो वो कौन सा नस्ल का गाय है जिसमें रोग प्रतिरोधी प्रकृति की होती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाता है रेड सिंधी। ठीक है, लाल सिंधी, रेड सिंधी जो होता है इस पर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 100 kg की दो वस्तुएं एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? तो देखिए 100 kg के दो वस्तुएं हैं जो कि 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, और उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये पूछा गया। तो हम लोग को पता है ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर क्या होता है? G m1 m2 और डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर होता है। ठीक है, आप सबका वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको G का वैल्यू चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इसीलिए आपको G का वैल्यू इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसको सबका वैल्यू पुट कीजिए, तो G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11। अभी हम लोग देखें m1 दे रखा है 100 और m2 भी दे रखा है 100 इंटू 100। ठीक है, तो अब और डिवाइडेड बाई 1, तो 1 को तो हटा दो, यानी कि इतना, यानी कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 हम कर सकते हैं। यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 खत्म हो जाएगा, तो नीचे में हम लिखते नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हटा के हम 4 को 0 दे सकते हैं डायरेक्टली। अब इसको भी हटा के हम 10 टू द पावर ऑफ 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब 10 टू द पावर ऑफ 4 इसको उड़ा देगा, कुछ कितना उड़ाएगा? 4 को खत्म कर देगा, तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, यानी कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 इसका सही जवाब हो जाएगा। 6.67 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 न्यूटन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माफ कीजिएगा थोड़ी तबीयत खराब है, इसीलिए हम मेरा लेट से भी हम वीडियो लेके आए हैं। डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था हमको, गला और ठंडा भी लगा हुआ है, इसलिए आज वीडियो भी, सर्दी भी हुआ है, बुखार भी है, इसलिए थोड़ा वीडियो हम लोग आज मेरा लेट से आया है। ठीक है, और थोड़ा मतलब जो अभी अब बात भी हम कर रहे हैं ना, तो थोड़ा मेरे दिमाग झंझनाहट टाइप का अभी भी हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, ये आपसे पूछा गया था। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? विद्युत धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होता है। बिल्कुल ये सही, जो विद्युत धारा का होता है उसका जो प्रवाह होता है धनायन से ऋणायन तक होता है। बंद परिपथ में बल्ब नहीं जलता है, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जब भी परिपथ इस तरह से हम ले लेते हैं, अब ये परिपथ जब बंद रहता है, ठीक है, यहाँ पे बंद कर दिए और यहाँ पे एक बल्ब लगा दिए, तो जब बंद परिपथ रहेगा तो बल्ब जलेगा। लेकिन जैसे ही इस परिपथ को हम यहाँ से खोल देते हैं, इसको यहाँ से हटा के इसको इस तरह खोल दिए, ठीक है, अभी यहाँ पे गैप हो गया, तो ये बल्ब जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यही वाला इसको बोला गया है कि जो बल्ब है वो जल जाएगा, किसमें? बंद परिपथ में विद्युत बल्ब जो होता है वो नहीं जलता है। ये आपको यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जल जाएगा। ठीक है, परिपथ खुला होने पे धारा प्रवाहित नहीं होता, बिल्कुल सही, परिपथ जब खुला होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होगा। उपरोक्त में सभी गलत, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है 43 ओम, माफ कीजिए यहाँ 43 तो नंबर है। ओम के नियम के अनुसार यदि प्रतिरोध आर को नियत रखा जाए, देखिए ओम का नियम क्या बोलता है? V = IR बोला जाता है। तो बोला गया कि आर यानी कि प्रतिरोध को नियत रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, और विभवांतर यानी कि वोल्टेज ड्रॉप को आधा कर दिया जाए, विभवांतर को हम आधा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो जो करंट है, करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको तो हम लोग कांस्टेंट कर दिए, और हम लोग सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बराबर के साथ है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ये आधा होगा, इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये भी आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आई का मान यानी कि करंट का मान भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आधा कहाँ पे दिया, धारा दोगुनी हो जाएगी, धारा आधी हो जाएगी, तो धारा आधी हो जाएगी, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने के लिए कौन से कारक
उत्तरदायी होता है। तो लोहे में जो जंग लगता है वह ऑक्सीडेशन के कारण होता है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अगर लोहा को रख दिया जाए, सिर्फ लोहा को रख दीजिएगा तो धीरे धीरे जंग लगेगा उसमें, ठीक है। या तो इसमें हो सकता है या फिर मॉइस्चर में, अगर हम लोग मॉइस्चर में भी रख देते हैं तो उसमें भी जंग लगेगा, यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर, इसका नमी, दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, ठीक है। और रिएक्टिविटी टेबल हम कई बार बता चुके हैं आप लोग को, और इसमें से तो दे ही दिया है, सबसे ऊपर वाला ही दिया है, ठीक है। सबसे जो ज़्यादा होता है उसका होता है पोटेशियम का, सबसे ज़्यादा जो होता है उसका क्या होता है, पोटेशियम का होता है। तो इसका आंसर, उसके बाद होता है सोडियम का, फिर होता है कैल्शियम का, फिर होता है मैग्नीशियम का, ठीक है। तो इसी हिसाब से पूरा दे रखा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूछा गया है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा किसका, पोटेशियम का। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक रिएक्शन दे रखा है यहाँ पे, CaCO3 प्लस X, Y और Z 3 को दे रखा है, और ये कुछ नहीं करना था, इसको सिर्फ संतुलित करना है, ठीक है। तो चलिए संतुलित करते हैं। संतुलित करना आप लोग को आता है कि नहीं आता है? देखिए संतुलित करने का मतलब है, जो भी ये जो डेटा दे रखता है ना, इसके बाद में जैसे कि 2H2 हम लोग लिखते हैं, अगर 2H2 का मतलब है कि 2H2 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 गो है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे दे देते हैं 2H2, यानी कि हाइड्रोजन तो 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो हो गया, ठीक है। इस तरह से अब इसके रिएक्शन के इस तरफ भी हमको ना हाइड्रोजन चाहिए 4 गो और ऑक्सीजन चाहिए 2 गो, इधर भी, तब जाके वो बैलेंस रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है बैलेंस करना। यहाँ पे देखो सबसे पहले हमको X निकालते हैं। X में यहाँ पे किसके साथ लगा हुआ है, हाइड्रोजन के साथ भी लगा, क्लोरीन के साथ भी लगा, ये जब भी पीछे में रहता है ना तो दोनों के साथ लगा हुआ रहता है, ठीक है। और सिर्फ यहाँ पे जैसे H2Cl लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ये सिर्फ ये हाइड्रोजन के साथ लगा है। और अगर यहाँ पे फिर यहाँ पे 2 रख देते हैं, यानी कि 2 इसके साथ भी लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ, और 2 क्लोरीन के साथ भी लगा हुआ है, ठीक है। ये हम बाद में बताएंगे, आप लोग अभी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए बैलेंस करते। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन से, देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, X है। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन की इस तरफ हाइड्रोजन कितना रखा है, 2 रखा है, तो हम लोग सबसे पहले इसको 2 रख के देखते हैं। तो X बराबर हम लोग 2 रख देते हैं, ठीक है। अगर X बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ भी, अब X अगर यहाँ पे 2 रख दिए, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले यहाँ पे 2 है, अब Y का मान हम लोग कितना रखना पड़ेगा, तब 1 रखना पड़ेगा, ठीक है, Y का मान 1, ठीक है। अब क्लोरीन देखो, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है। अब क्लोरीन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हम X का वैल्यू 2 रखें, तो यहाँ पे भी अगर 2 रख देंगे तो क्लोरीन यहाँ भी 2 हो जा रहा है, यानी कि हम यहाँ सही रखें इसका वैल्यू। अब Y को देखो, Y में Y हाइड्रोजन को Y तो हो ही गया। अब हम लोग सिर्फ Z में आते हैं। Z कितना हो जाएगा, यहाँ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है Z, और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ, तो कार्बन के साथ यहाँ पे देखो रिएक्शन के इस तरफ कार्बन कितना है, तो रिएक्शन के इस तरफ कार्बन मेरे पास कितना है, 1 है, ठीक है, सिर्फ 1 है। देखिए कार्बन जो है यहाँ पे सिर्फ एक है, CO3 में कार्बन 1 है, ये तो कैल्शियम हो जाएगा, Ca कैल्शियम है, उसको कार्बन नहीं जोड़िएगा, ठीक है, सिर्फ 1 है। तो यहाँ पे Z के वैल्यू अगर हम 1 रख रहे हैं, Z के वैल्यू 1 रख रहे हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है रिएक्शन की इस तरफ, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 ना, 1 2 या 2 CaCO3, अच्छा ठीक तो है, हाँ ठीक तो है। यहाँ पे ठीक है, Z का मान तो 1 ही रखेंगे ना, Z के वैल्यू भी तो 1 रखेंगे, तब ना यहाँ कार्बन के वैल्यू मेरे पास 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी Z का वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब X बराबर, आज हमको मतलब बताने का मन नहीं था, अभी भी फीवर है, लेकिन हम आप लोग के लिए इसको कर, हम सोचे थे कि कल इसको बता दें, लेकिन ठीक है। तो X के वैल्यू 2 देखिए, Y के वैल्यू 1 देखिए, और Z के वैल्यू 1 देखिए, किसमें रखा है, X के वैल्यू 2 है ना, X के वैल्यू 2 है, Y के वैल्यू 1 है, और Z के वैल्यू 1 है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट हो गया। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। आज थोड़ा सा हमको तकलीफ हुआ है, इस कारण से, मतलब एकदम हमको ना दिमाग अभी दवा हुआ खाए ना, तो थोड़ा सा अजब सा लग रहा है, बताने का मन नहीं कर रहा था, जिस कारण से थोड़ा अगर कहीं भी अगर कोई क्वेश्चन में मिस्टेक भी कर देंगे तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक किए होंगे तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।